वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट द फोर्स एफ ऑन ईच अदर। दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, एफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर उनके चार्जेस को हाफ किया जाए, उनकी डिस्टेंस जो है उनके बीच की उसको डबल किया जाए तो न्यू फोर्स कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम बहुत सारे। तो अब देखिए आप यहाँ पर, अगर सिचुएशन पहले वाली होती, मतलब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और आर डिस्टेंस उनके बीच में है, तो उनके बीच जो कूलाम फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपन जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि दोनों चार्जेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड का होने का मतलब क्या हुआ, Q1 और Q2 क्या है, दोनों ही Q है। सेकेंडरी बात कही गई कि इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स हो जाएगा हमारा K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब इस तरह के प्रश्न करते हैं तो अगर चार्जेस आर हाफ्ड, यानी इनके चार्जेस को हाफ किया जाएगा, तो Q डैश जो है Q डैश वन 2 विल बी Q बाय 2, हाफ लिखा हुआ है यहाँ पर। डिस्टेंस इनके बीच में क्या कर रखा है, डबल कर दी गई है, यानी आर डैश इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम अर्लियर, देन एफ डैश विल बी कि Q1 Q डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, ये Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K Q बाई 2 क्योंकि जो पहले दे रखा था उसका हाफ कर रखा है प्रश्न के अंदर, और इसको हमें करना है ट्वाइस, तो ये हो गया 2R और उसका स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पर K और ये क्या हो गया Q स्क्वायर, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा 16। तो ये देखिए आप, जो हमारी शुरुआत की सिचुएशन थी वहाँ पर था K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का 16 आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट तो क्या है हमारा F है, F डैश हो जाएगा F अपॉन 16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो आप, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है E, सच दैट एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज़ गिवन बाय। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जिसको प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है उसको उसके वेट के इक्वल उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होता है F इक्वल टू Q इंटू ई। यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब यहाँ पर देखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसके वेट के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये फोर्स किसके बराबर है, ये इसके वेट के बराबर है। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन mg, और ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट विल बी MEG अपॉन स्मॉल e। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है, mg नो, mg अपॉन e, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड वन। ये प्रश्न दे रखा है इसमें कि देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, सेकेंड थर्ड वाला आप देखिए, इफ़ अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, दैट इज़ Q डेल V, और डेल V का मतलब होता है दो जो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चूँकि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, इसका मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप इसको घुमाएं A पे B पर, चूँकि ये पॉइंट दोनों पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करके देखते हैं, चौथा।
देखिए आप, 3 चार्जेस आपको दे रखे हैं, Q है, प्लस Q है और माइनस Q है, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ ऑफ साइड L, सॉरी यहाँ पर L दे रखा है, एज सोन इन द फिगर। इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो देन Q इज़ इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इस सिस्टम की कितनी दे रखी है, ज़ीरो दे रखी है। सबसे पहले नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती क्या है, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, यही होती है। और हमारी जो सिचुएशन दे रखी है इसमें हमारे पास चार्जेस दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो हम टोटल जो है नेट यू नेट फॉर दिस सिस्टम, दो चार्जेस सबसे पहले हम इसका कंसीडर करें इस वाले के लिए, दैट विल बी माइनस के, यहाँ पर चार्ज कौन सा है, प्लस Q। अगर मैं इसको डायग्राम को यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, ये Q हो गया, ये प्लस Q है, ये माइनस, दोनों ही प्लस Q है, ये L और ये L, ठीक है। दैट विल बी, अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि इस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करने के लिए जो वर्क डन किया गया है वो पोटेंशियल होती है एनर्जी, ठीक है। तो देखिए आप, इसको स्टोर करना है जैसे हमें, तो ये हो गया, दो चार्जेस कौन से हो गए, के Q और Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर L है, माइनस के। अब हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो दैट इज़ के Q और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है, L। फिर क्या आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, दैट इज़ के Q अपॉन L। अब देखो यू नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा हमें प्रश्न के अंदर कि ज़ीरो है, तो ये हो गया ज़ीरो। अब इसमें जो कॉमन आता है वो बार ले सकते हैं अपन, L बार आ रहा है, K बार आ रहा है, तो माइनस के अपॉन L बार। अंदर क्या बचा, अगर यहाँ पे बात करें तो Q प्लस Q प्लस यहाँ से ये Q स्क्वायर। अगर आप चाहे तो Q भी यहाँ से निकल रहा है, समस्या नहीं होती यहाँ से, अगर हम करते तो। अब देखो ये दोनों तो कहाँ चले जाएंगे, इधर, ये बच गया हमारे पास ब्रैकेट में 2QQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, माइनस भी इधर चला जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2QQ और यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर Q हमें निकालना है, तो ये Q क्या हो जाएगा, देन Q विल बी इक्वल टू, हमें ये Q निकालना है, ठीक है। प्रश्न के अंदर आप देखेंगे तो हमें Q निकालना है, ठीक है, कैपिटल Q। तो वो क्या हो जाएगा, Q आप देखो यहाँ पर एक पावर है, दो पावर है, कट गया, ये यहाँ चला जाएगा, तो Q इक्वल टू माइनस Q बाय 2। तो ये वाला ऑप्शन जो D ऑप्शन है, माइनस Q बाय 2, ये करेक्ट। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment of P, it should be written like small p, is placed in a uniform electric field E vector, then which of the options is correct or incorrect? Okay, so the torque on the dipole is P cross E. So we know that in an electric field, if a dipole is placed, dipole is a structure plus Q and minus Q separated by some distance. This thing, there is two forces plus QE minus QE. So we know that dipole moment experience a torque of P cross E. So first one is correct. Second one, the potential energy, we know that it is minus P dot E vector, so this one is wrong. The resultant force on the dipole is 0. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर resultant force, तो इस पे आपको पता है प्लस क्यू एफ जो होता है दैट इज क्यू ई होता है, चूँकि यहाँ प्लस चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई, और यहाँ पर जो माइनस क्यू है इस पर चार्ज लगेगा माइनस क्यू ई। टोटल एफ नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। सो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या रहेगा, सही रहेगा डायपोल मोमेंट के मामले में। सो यहाँ पर पहला भी सही, तीसरा भी सही, दूसरा गलत, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है बी में, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आप देखें इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को, कि व्हीटस्टोन ब्रिज के मामले में देखते हैं कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर हम चेंज कर दें
तो क्या डिफ्लेक्शन चेंज होगा या कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रीवियस डायरेक्शन में करेगा, नॉट चेंज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इनमें से कोई का भी ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहले आप देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में, अगर आप बताते हैं इस तरह का अगर कोई ब्रिज है, ठीक है, यहाँ आप देखें, यहाँ बैटरी कनेक्टेड होता है, ठीक है, और इसकी जो ये दूसरी ब्रांचेज होती हैं, जो नाम दे देता हूँ मैं इसको ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक की भी लगा देते हैं अपन, ठीक है, इस तरह से। और ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है पी क्यू आर और एस, जब इस यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में हम मानते हैं कि जो इनका जो रेशियो है, रेजिस्टेंस का रेशियो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन हमें दे रखी है कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज किया जाए, किसको, गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर बी सी ब्रांच के अंदर लगा हुआ है, तो अपन इसको अपोजिट लगा के देखते हैं, इस ब्रांच में लगाएंगे ई डी में, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, सेम ही ये 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस है, वही बना रहा हूँ मैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी सी ब्रांच के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो हम इस बार कहाँ लगाएंगे, इंटरचेंज करना है, और ई डी ब्रांच जो है इसके बीच में हमें क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो हम इंटरचेंज करेंगे, तो अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है, और वह क्या रहेगा, प्रीवियस कॉम्बिनेशन ही रहेगा रेजिस्टेंस का पी क्यू आर एस, और ये वाला जो ब्रांच है इसमें बैटरी लगाना है हमें बी और डी के बीच में, सो ये बैटरी हमने लगा दिया। अब देखिए आप यहाँ पर कंडीशंस, यहाँ पर अब जो कंडीशंस क्या हो जाएगी, तो आप इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं, ठीक है। अब आप देखें फेमिलियर कंडीशंस आपको मिल रही होगी, तो आप देखें यहाँ पर अब क्या हो जाएगा इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन क्यू, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो होता है, जो इन दोनों के रेशियोज़ के बराबर होता है। अब मैं इसको थोड़ा मोल्ड कर लेता हूँ, पी इधर गया, एस इधर आया, कर सकते हैं, आर अपॉन एस इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अरे ये तो पहले जैसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी नो चेंज, तो डिफ्लेक्शन में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप दोनों को बदल भी दें तो भी कोई चेंज खास इसके अंदर नहीं आएगा। अगर वो प्रीवियस अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो बाद में भी करेगा, ठीक है। आगे वाला प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द बी ऑप्शन, सॉरी, नॉट चेंज, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि अगला प्रश्न आप देखें, लिखा हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है आर जो सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर, इस तरह का एक सेल है। अगर आप देखें यहाँ पर कि एक सेल दे रखा है हमें, तो सेल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस पूरे कॉम्बिनेशंस को हमने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया है, और बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो हम जानते हैं इस तरह की और इसका क्या क्या बाद में देखा गया कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स, यानी यहाँ पर टर्मिनल्स पर जो हमारा डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो वी है। तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है इसे टर्म्स में बताना है हमें ई वी और, तो आपको पता है एक पॉपुलर सीधा सा रिलेशन होता है, हमें पता है कि ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू आर होता है। आई जो है इस सर्किट के अंदर जो करंट बह रही है, ठीक है। अब देखिए ई तो हमारा है ही यहाँ पर, वी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो वी देखिए आप वी प्लस आई आर, दोबारा मैंने लिख दिया इसको। अब देखिए आप यहाँ पर हमें आर निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ई माइनस वी बराबर आई आर, ठीक है। अब मैं आर निकालना है तो ये हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई। अब चूँकि आई क्या होगा, अगर आई इसके अंदर करंट बह रहा है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर इन दो एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई करंट बह रही है और आई रेजिस्टेंस है, तो वी बराबर होता है आई इंटू आर, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, दैट विल बी वी अपॉन आर। अगर हम इसके अंदर पुट करें इसको तो ई माइनस वी अपॉन वी, आई की जगह वी अपॉन आर आ जाएगा, तो ये यहाँ आ गया,
ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, दूसरे के अंदर आप देख रहे हैं कि सेम है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ठीक है, आगे प्रश्न देखें हम। अगला क्वेश्चन 8वां। देखिए आप इसके अंदर एक फिगर हमें दे रखा है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूँ यहाँ पर, कि ये देखिए एक इस तरह से हैं, यहाँ से 15 एम्पियर एंटर कर रही है, यहाँ से 3 एम्पियर, और यहाँ 8 एम्पियर करंट जा रहा है, और यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से ये होते हुए यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पर कितना करंट होगा, यहाँ पर कितना होगा, कहाँ पर, यहाँ पर कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये 15 यहाँ आ रहा है और 8 इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा होगा? दैट विल बी 7 एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के 2 रूल्स हैं, किरचॉफ्स के जो लॉ है। तो फर्स्ट वाला वो जो है वो कौन सा है? करंट लॉ है, जिसको हम कहते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, यानी जंक्शन पे किसी भी करंट का स्टोरेज नहीं होता। ठीक है, तो आने वाली जो करंट है, इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग करंट के लिए बराबर होगी। 15 आ रही है तो 8 इधर जा रही है, तो इतना यहाँ पर क्या हो जाएगी? 7 एम्पियर यहाँ से, 7 एम्पियर यहाँ से, 3 एम्पियर यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो गया? 10 एम्पियर। अब आप देखिए 8 यहाँ आ रही थी, 5 यहाँ से आ गई। ठीक है, और तो अब यहाँ कितना हो जाएगा? 8 यहाँ से आ रही थी, 5 यहाँ से आ गई, तो टोटल कितना हो गया? दैट विल बी 8 एंड 5 13। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 13 यहाँ से आ रही है, 10 यहाँ से आ रही है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है जंक्शन रूल से, कि इनकमिंग करंट जो है वो किसके बराबर होती है? करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। ठीक है, तो आउटगोइंग करंट के बराबर होगी, तो यहाँ पर इनकमिंग कौन सी है? 10 है एक तो, और एक 13 है, तो ये किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट कौन सी है? आई, तो आई बराबर हो जाएगा ये 23 एम्पियर। क्या ऑप्शन है इसमें? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। इसके आगे का ये लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और वह किसी सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो बताइए कि इसके लिए कौन सा हमारा चीज़ सही होगा। यानी ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड हम जानते हैं इस तरह की सोलेनॉइड है। ठीक है, अब आपको पता है सोलेनॉइड की एक्सिस कौन सी हो जाएगी? ये वाली एक्सिस हो जाएगी। इस एक्सिस के अलाउंग कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो सोलेनॉइड होती है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो ये प्रॉपर सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है, हमें पता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इसकी इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा, हमें पता है। राइट हैंड थंब रूल से अपन इस तरह से करते हैं, तो ये अंगूठा जो है ये हमें किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है हमारी करंट को। तो ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यह इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आता है। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगी इसकी? इस डायरेक्शन में। तो हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें कि यहाँ लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सिटेड अलॉन्ग द एक्सिस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। ओके, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स 45 डिग्री to the axis and hence execute a helical path. Electron will continue to move with a uniform velocity along the axis of the solenoid. तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें Q V क्रॉस B, चूँकि V भी इधर ही है, B भी इधर ही है, तो ये क्या होगा? Q V B साइन 0। और ये सिंपल सा कंडीशन है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? जिस वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाएगा, इसको कोई पुश मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? वह कंटिन्यू टू मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे वाली बात करें, अगर हम करंट लूम को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, और उसके ऊपर एक इंड्यूस्ड करंट भी लगेगी। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी इसमें, उस लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही होगा। इसके बाद सिंपल सा आगे वाला क्वेश्चन है थ्योरी का, कि अगर हमें स्टडी करनी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तो उसके लिए क्या होता है, एक्स रेज यूज़ होती है। एक फेमस पॉपुलर जो है एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको डिफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए या पता करने के लिए एक्सरेज डाली जाती है। फिर एक्सरेज जो है वो उनके बाद टकराने के बाद या फिर एब्जॉर्ब होती है या फिर इमिट होती है, तो जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसके अनुसार स्टडी हम करते हैं। 12वां क्वेश्चन जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखें, हमसे पूछा गया है कि आपको डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, कि कैसी होगी अगर एक रेक्टेंगुलर लूप को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं। तो ये जो क्रॉस होते हैं, हमें पता है, क्लास में बताया था आपको कि ये हमें इनसाइड अगर हमें कहीं दिखाना होता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इस क्रॉस का यूज़ करते हैं, और डॉट का मतलब होता है ये आउटसाइड है। ठीक है, अभी आप इतने देखें यहाँ पर इस लूप को इसके अंदर पुश किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा लूप है, इसको पुश किया जा रहा है, और कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या जो मैग्नेटिक फील्ड का असर इसके ऊपर आएगा, क्योंकि शुरुआत में क्या हो, इसको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, वी वेलोसिटी से आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारा ए बी डी एंड सी। अब देखो आप इसको अंदर लाएंगे, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट होना लाजमी सी बात है। तो आप देखिए आप यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए आप ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पर जो बन रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, अगर आप देखें यहाँ, ठीक है, इनसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब करंट इस तरह से होनी चाहिए, आपको पता है लेंज के लॉ से कि जो हमारी इंड्यूस्ड करंट होती है वह उसी रीज़न का विरोध करती है जिसके कारण उसका खुद का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा। तो अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर इस तरह से देना है कि जो हमारा फील्ड हो वह क्या हो, इस फील्ड को नेग्लिफाई कर पाए, इसको थोड़ा कम इसको नेग्लेक्ट कर पाए। तो ऐसी करंट बहनी चाहिए जो इसका अपोज कर, कहने का आप शाब्दिक करते ऐसा है। तो आप देखें अगर इस यहाँ पर कि हमारा जो ये लूप है इसके अंदर करंट का फ्लो किस तरह से हुआ। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्लॉकवाइज दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर है, जीरो करंट, ऐसा कुछ ले रखा है। जीरो करंट तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस लूप के अंदर चेंज हो गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज होते ही इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन होना ही है। आप देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इनसाइड हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड करंट इसको नलीफाई करने के लिए क्या होगा, इसके अपोजिट में लगाएगा। अपोजिट में लगाने के लिए आपको पता है वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो देखें आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो अंगूठा है इस यहाँ पर इस वाले कंडीशन के लिए अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, और मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको रिप्रेजेंट करेगी, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता, इधर साइड से अगर घूमें अगर, ठीक है, करंट अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ से इधर की तरफ अगर जाएँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें इधर की तरफ जैसे बाई चांस, तो अब देखिए आप कहाँ आएगी, अंगुलियाँ कहाँ आएंगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा दैट विल बी ऑफ आउटसाइड। ठीक है, दिस इनसाइड दिस आउटसाइड। इसका मतलब करंट अगर इसको नेग्लिफाई करना चाहती है तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये करंट जो फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका फ्लो कैसा होगा, दैट विल बी डी सी बी ए। और आपको पता है ये कैसा है, क्लॉक आपको पता है इधर होती है, ये इसके अपोजिट है, तो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, these are the objective question asked in our exam.